Can you find out what is being watched on your screen? I have added a picture here. If you can find out, that is great. But of course, if you have read the poem, you will get to know easily that what is the picture about. So, hello everyone, and dear students, especially, we are about to move to the next poem, which is Fire and Ice, which is lesson 2 and lesson second poem of the book. This is an image of the fire. This yellow image is fire and this blue image is ice, and both are ruining, destroying something. So something is related to this through this image. I will tell you what is the meaning behind this image and what is the chapter about, what is the poem about. As always, we move to the author and the poet and the so on structure. Let's dive to the poem now. Poem's name is Fire and Ice. Lesson 2. This is fire and this is ice, and this is being together. It is making the destruction. Means destruction मतलब कि ये सब कुछ खत्म कर रहा है, विनाश कर रहा है सब चीजों में, ठीक है। अब देखते हैं कि ये पोएम है किस बारे में। आपने टेक्स्ट पढ़ लिए होंगे, सो अगेन आई हैवंट एडेड हियर। ये पोएम भी हमारे प्रीवियस पोएम के सेम पोएट के द्वारा ही लिखी गई है, हु इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम बार बार मैं कह रही हूँ कि नाम याद रखिएगा। और ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक अनदर इमेज, अमेरिकन है। ये मैंने प्रीवियस पोएम में बताया था आपको। अब आते हैं इनका इंट्रोडक्शन, वाई आई एम टेलिंग इन शॉर्ट, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने इनको लॉन्ग में बताया था डिटेल में, तो अभी हम शॉर्ट में कवर कर लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनका लाइफ स्पैन मैंने बता दिया था कि विच इज 1874 टू 1963 एंड वाज एन आइकॉनिक अमेरिकन पोएट थे ये। व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? Okay, he is known for his realistic depictions of rural life and use of nature to convey philosophical theme. इसका मतलब क्या है? And his poetic tone is contemplative and symbolic. इसका मतलब सिंपली ये है कि वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो जनरली नेचर पोएट माने जाते हैं और सिंबॉलिकल पोएट माने, क्योंकि आप अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम्स को पढ़ते हैं तो यू विल गेट टू नो कि हमेशा नेचर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें जरूर बताते हैं जो जिसपे हमारा ज्ञान जनरली जाता नहीं है, किसी जनरल इंसान का ज्ञान नहीं जाता है। तो इनका पोएम जो है हमेशा नेचर से रिलेटेड होगा और उनके पोएम में नेचर कुछ ना कुछ सिंबलाइज करता है, वही इसमें इनके पोएम में बताया जाता है। और कंटेम्पलेटिव मतलब होता है कि मूड इनका हमेशा बदलता रहता है। कंटेम्पलेट का मतलब होता है कि बदलते रहना, तो इनका मूड कभी अच्छा है, कभी खराब है, कभी उदास है, कभी खुश है, ऐसा कंटेम्पलेट कर दिया, वैसे मूड में ये हमेशा पोएट्री लिखते हैं अपनी। और वन मोर थिंग इज हियर कि मैंने यहाँ पे हिंदी भी ऐड कर दिया है, सो दैट कि कुछ स्टूडेंट्स हु आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश तो वो हिंदी भी देख लीजिए। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। अब ये फायर एंड आइस का मतलब यहाँ पे क्या है? इधर the short yet impactful poem discusses how the world might end, either in the fire means desire or ice means hatred. Frost uses these elements as metaphors for human emotions. अब बहुत सिंपल 4 लाइन की पोएम है और ये बता रही है कि लाइफ जो है, ह्यूमन बीइंग्स जो है, ये जो वर्ल्ड है वो एंड कैसे है। उन्होंने 2 तरीके बताए हैं कि 2 तरीके हैं जिससे हो सकता है कि ये दुनिया खत्म हो जाए। कभी कभी जब हम, पहला तो बताया है फायर का मतलब यहाँ पे डिजायर से, जब हमारे अंदर बहुत डिजायर बढ़ जाए किसी चीज को पाने की। हिंदी में भी हम कहते हैं ना कि हमें ये पाने की आग है, मतलब हमारे अंदर ये फायर है कि हमें, हमारी इच्छा इतनी ज्यादा हो रही है किसी चीज को लेकर कि हमें गेन करना है, हमें पैसे कमाने ही कमाने हैं। एंड विद एवरी पीपल विल बी स्टार्टिंग थिंकिंग लाइक दैट कि हमें गेन ही करना है। डिजायर जब इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन होगा, वर्ल्ड एंड होगा। एक ये तरीका इन्होंने बताया है। फायर को किससे सिंबलाइज किया है? डिजायर से। बताया है कि डिजायर एक ऐसी चीज है जिससे हमारा वर्ल्ड खत्म हो सकता है। और दूसरा उन्होंने बताया है कि ये हेट्रेड, जिसको इन्होंने सिंबलाइज किया है आइस।
आइस का मतलब यहाँ पे क्या है, हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब कि जब हम किसी चीज को लेकर के बहुत इनडिफरेंट होते हैं, किसी चीज के लिए लेकर बहुत असंवेदनशील है, बहुत ठंडे पड़े हुए हैं, जैसे कि कुछ हो रहा है तो भी ठीक, नहीं हो रहा है तो भी ठीक। जस्ट इमेजिन कि आपकी लाइफ में अगर कुछ चीजें नहीं हो रही हैं, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अगर कुछ हो रहा है, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, क्या होगा? तभी तो डिस्ट्रक्शन ही है आपका। उसी तरह अगर एवरी सिंगल पीपल विल स्टार्टिंग थिंकिंग लाइक दैट, तभी भी डिस्ट्रक्शन है। तो किसी चीज के लिए बहुत इनडिफरेंट होना, किसी चीज के लिए बहुत ठंडे पड़ जाना भी डिस्ट्रक्शन का कारण है। और अपनी डिजायर जो है, आग की तरह अपनी डिजायर्स को बढ़ाते रहना भी डिस्ट्रक्शन का कारण है। एंड दीज आर द टू थिंग्स from which the world can end. The world will get to the destruction and will lead to the destruction to the world. These two things, which fire symbolizes the desire and ice symbolizes the hatred or the indifference. Hatred का मतलब indifference है किसी चीज के लिए। और इन्होंने, मैंने बताया कि यहाँ पे फ्रॉस्ट ने क्या किया है कि आइस और फायर को इन्होंने सिंबल्स के थ्रू यूज किया, नहीं इन्होंने एज ए सिंबल यूज किया है। मेटाफोरिकली मतलब लिटरली यहाँ पे आग नहीं लगी है और लिटरली यहाँ पे आइस भी नहीं, लेकिन इन दोनों को एक सिंबल के तरीके से यूज किया है। इसी को हम कहते हैं मेटाफर्स, फिगर्स ऑफ स्पीच। अगर आपने पढ़ा होगा तो विल गेट टू नो दिस। ठीक है, हिंदी आप पढ़ लीजिएगा। समरी इसकी क्या है कि द पोएट एक्सप्लोर्स टू पॉसिबिलिटीज फॉर द वर्ल्ड्स डिस्ट्रक्शन, फायर एंड आइस। जो मैंने अभी आपको बताया कि पोएट ने दो पॉसिबल रीजन्स बताए हैं जिससे वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा सकते हैं। या तो हम किसी चीज को लेके बहुत फायर एंड आइस, या तो बहुत इच्छाएं बढ़ती जाएं। हम किसी चीज को लेके बहुत जल्दी पैनिक हो जाएं कि एकदम जल्दी से एकदम पैनिक हो जाए कि ऐसा क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। ये भी एक डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा। और आइस मतलब इनडिफरेंस भी रहेगा तो भी डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा। आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस, मैंने ये भी बताया आपको। एंड फायर सिंबलाइजेस डिजायर्स, ग्रीड, अनकंट्रोल्ड पैशन, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। समरी पढ़ लीजिएगा, आसान है, याद कर सकती हैं। हिंदी भी जिन बच्चों को इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम हो रहा है वो हिंदी देख लेंगे, अदरवाइज यू विल नीड टू राइट इन इंग्लिश इन एग्जामिनेशन, तो इंग्लिश को भी तैयार करिएगा। सेंट्रल आइडिया भी वही है। द पोएम कन्वेज दैट बोथ डिजायर्स एंड हेट्रेड आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि डिजायर्स होना बहुत बुरी बात है, डिजायर्स बढ़ना बड़ी बुरी बात है, लेकिन इफ यू विल थिंक इन अनदर वे यू विल गेट टू नो, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि केवल डिजायर्स ही नहीं, अगर हम किसी चीज को लेके बहुत कोल्डनेस में हैं और बहुत इनडिफरेंट है तो भी वो डिस्ट्रक्शन ही है, तो भी वो खराब ही है। किसी चीज की अधिकता खराब ही है। पैनिक होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर कुछ गलत हो रहा है, इफ यू आर गेटिंग पैनिक दैट इज फाइन, लेकिन अगर आप बार बार छोटी छोटी चीजों पे पैनिक हो रहे हो तो ये खराब हो। सेम उसी तरीके से इनडिफरेंस होना, जैसे छोटी कोई चीज ऐसी है जो आपको लाइफ को बहुत अफेक्ट नहीं करती, उसके लिए आप इनडिफरेंट है, दैट इज फाइन। लेकिन अगर आपके लाइफ में कुछ बिगड़ रहा है और आप तभी भी इनडिफरेंट है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तब ये आपके डिस्ट्रक्शन का कारण है। तो दीज आर द पॉसिबल वेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फ्रॉस्ट, यानी कि पोएट के द्वारा। फ्रॉस्ट वॉन्ट्स ह्यूमिनली अबाउट द एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशंस। तो इन बोथ द केसेस, फर्स्ट ने ये बताया इस पोएम में कि हमने बोथ द केसेस, यानी कि फायर के सिंबल्स के लिए अगर देखें और आइस के लिए, तो दोनों केसेस में हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज दोनों इमोशंस जो है वो हमारे लिए खतरनाक है। डिफिकल्ट वर्ड्स क्या है इसमें? पेरिश का मतलब होता है पेरिस, पेरिस मत पढ़ लीजिए, पेरिस, टू डाई और टू बी डिस्ट्रॉयड मतलब कि खत्म हो जाना। डिजायर मतलब इच्छाएं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस। फेवर मतलब किसी चीज को पक्ष देना, या फिर फेवर मतलब करना मतलब किसी चीज के पक्ष में होना। सफिश जो होता है वो होता है बी इनफ, और एडिक्वेट मतलब कि जितना जो होना चाहिए उतना ही होना। जैसे डिजायर भी एडिक्वेट होनी चाहिए, मतलब जितनी जरूरत हो उतना ही, पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए किसी भी चीज। होल्ड मतलब किसी चीज पर अपनी पकड़ बनानी। और आइस तो है ही, सिंबलाइजेस द हेट्रेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यहाँ पे? जॉनरा इसका क्या है? जॉनरा सेंट्रल आइडिया में अगर आप लिखेंगे तो और उसको हाईलाइट करके लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लिरिक पोएम है विद द फिलोसॉफिकल अंडरटोन,
small in size, deep in meaning. Poem is only of 4 lines, like one stanza poem, but deep meaning के साथ. Obviously 4 lines की poem है, लेकिन meaning बहुत ज्यादा है और deep भी है. डिवाइसेस है सिंबोलिज्म, फायर एंड आइस जो हमारे सिंबल्स का यूज किया गया है, देन इमेजरी, एलिटरेशन, एंजामिनेंट होता है और एंटीथेसिस का यूज हुआ है. अब सिंबलिज्म मतलब क्या होता है? सिंबल्स का यूज करना, किसी चीज को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू डिनोट करना, ये होता है सिंबल. जैसे फायर को, डिजायर को हम डायरेक्टली डिजायर नहीं कह रहे हैं, हम उसे फायर कह रहे हैं, तो ये हम फायर को एज ए सिंबल यूज कर रहे हैं. इमेजरी मैंने बताया है कि जब आप कोई पोएम पढ़ते हैं ना, तो कभी कभी आपको लगता है कि वो चीजें सेम आपके साथ हो रही हैं, वो या फिर सेम एग्जैक्टली आपके सामने हो रही हैं चीजें. तो जब किसी पोएम में ये क्वालिटी हो कि आपके सामने लगे आपको कि एग्जैक्टली वही चीजें हो रही, इमेज बने आपके दिमाग में, तब उसको कहते हैं इमेजरी. तो ये जब भी हम फायर एंड आइस पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में फायर भी आता है और आइस भी आता है ना, इमेजरी का यूज किया गया है. एलिटरेशन मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि एलिटरेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच जो यूज किया जाता है किसी सेंटेंस को डायरेक्टली ना बोल करके उसको मेटाफोरिकली बोलना. और जो ये कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं, कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं उनका रिपीट होना, ये एलिटरेशन होता है. देन इंजाममेंट क्या होता है? इंजाममेंट बहुत सिंपल सी चीज है कि थॉट रन्स फ्रॉम वन लाइन इन नेक्स्ट विदाउट पॉज. जब भी आप कोई सेंटेंस बोलते हैं या फिर आप कोई पोएम पढ़ते हैं तो देर इज अ पॉज इन अ सेंटेंस, राइट. बट कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ पोएम्स ऐसी हैं जिसमें पॉज होता ही नहीं है, वो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है. पोएम का लाइन्स जो है वो एक लाइन से दूसरी लाइन में आ गए, लेकिन कहीं पॉज ही नहीं है, कहीं कॉमा नहीं है, कहीं पंक्चुएशन मार्क है ही नहीं. ऐसे लाइन्स को जिसमें कहीं भी कोई पंक्चुएशन मार्क्स का यूज नहीं किया जाता है, उनको हम कहते हैं इंजाममेंट. एंटीथेसिस मतलब कि ऑपोजिट आइडियाज, लाइक फायर वर्सेस आइस इन सेम कॉन्टेक्स्ट. तो एंटीथेसिस मतलब चीजें बिल्कुल ऑपोजिट होना किसी के. फायर और आइस बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन वो सेम आइडिया बता रही है, दोनों ही इमोशंस की ही बात कर रहे हैं. तो किसी सेम आइडिया को डिनोट करना हो लेकिन ऑपोजिट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, ऑपोजिट वर्ड्स के थ्रू, उसको हम कहते हैं एंटीथेसिस. देन कम्स द सिंबॉलिकल मीनिंग. इसका क्या है? फायर symbolizes desire, passion, greed and uncontrollable emotions, और ice symbolizes the hatred, indifference, coldness and emotional numbness, मतलब कि बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना किसी चीज को लेकर. मोरल मैसेज इसमें क्या है कि ह्यूमन इमोशंस लाइक डिजायर एंड हेट्रेड शुड बी केप्ट इन चेक, और अनकंट्रोल्ड इमोशंस कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन डिस्ट्रक्शन. सिंपली फिर मैसेज वही है कि इंसान को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए. अगर इमोशन, किसी भी इमोशन का अगर एक्सेस होगा तो वो डिस्ट्रक्शन का कारण बने. तो कंट्रोल करना चाहिए अपने सभी इमोशंस को, बैलेंस में रखना चाहिए, इन एडिक्वेट मैनर होना चाहिए, जितना जरूरत है उतना. डिजायर किसी चीज के लिए एकदम पैशन नहीं बन जाना चाहिए. टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स हियर, चेक आउट द आंसर्स एंड क्वेश्चन इफ यू नीड. माइंड मैप इज हियर. पोएम का नेम क्या है? फायर एंड आइस है. पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है. फायर सिंबलाइज करता है डिजायर को, आइस सिंबलाइज करता है हेट्रेड को. बोथ इमोशंस आर डेंजरस, दोनों ही इमोशंस अगर एक्सेसिव हो जाए तो डेंजरस है. सिंबलाइजेस इमेजरी, सिंबोलिज्म एंड इमेजरी का यूज किया गया है. सेंट्रल आइडिया क्या है कि इमोशनल कंट्रोल इज नेसेसरी. किसी चीज के लिए आपका इमोशनल कंट्रोल होना जरूरी है. और क्विक रिकैप में फायर बोथ लीड टू डिस्ट्रक्शन, सिंबॉलिक पोएम है, मीनिंग डीप है, ये मैंने बता दिया है. राइमिंग स्कीम भी, हाँ एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसको आप जरूर याद करके अपने सेंट्रल आइडिया में लिख लीजिएगा. किसी पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है इसका याद कर लीजिएगा. कभी इफ आई विल टेल यू द पोएम तो मैं बताऊंगी कि राइमिंग स्कीम कैसे पढ़ते हैं. इफ इट इज इट विल बी गुड कि अगर आपके टीचर ने आपको ये बता दिया हो. बस ये आपके लिए इतना है आज का पोएम, बस इतना ही है. आई थिंक कि एग्जाम पॉइंटर्स के
पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी छूटा नहीं है, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर इन दिस पोएम। तो बस ऑलवेज रिमेंबर कि कंट्रोलिंग आवर इमोशंस एंड स्टेइंग बैलेंस्ड इन लाइफ इज द की टू पीस। बस अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखें और जितनी जरूरत हो उतना इमोशंस को यूज करा जाए, किसी भी चीज को अगर बैलेंस में रखा जाए तो हमारा लाइफ बहुत शांति से, बहुत स्मूथली चल सकता है। इमोशंस होने चाहिए, नो डाउट, वी आर नॉट अ रोबोट, लेकिन बैलेंस में होना चाहिए। बस इतना सा ही ये पोएम था। आई होप कि आपको ये पसंद आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। बस मिलते हैं एक अगली पोएम में और एक अगले डीप मोरल मैसेज के साथ। टिल देन keep watching, keep learning, and keep taking the screenshot, making a copy paste of it, and be ready for exam in a best way, like exam pointers through my channel. Thank you so much, everybody.